स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर 10th। तो चलिए जल्दी से फर्दर कंटिन्यू करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के साथ हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और अ बेस इज। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, एंड अगर आपको समझ आए एंड आपको और वीडियोज ऐसी चाहिए, क्योंकि पूरा साइंस का क्लास 10th का सिलेबस इसी में कवर होने वाला है इसी चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, यू ओनली हैव टू प्रेस द रेड कलर्ड बटन, वो लाल वाला बटन आपको दबाना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और अ बेस इज। अभी तक हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों कि एक एसिड को जब पानी में डाला जाता है तो वो H प्लस आयंस, जिन्हें कहते हैं हाइड्रोजन आयंस, वो प्रोड्यूस करता है। और एक बेस को जब हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो पानी के अंदर एक बेस OH माइनस आयंस, जिनको हम हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं, वो रिलीज करते हैं। बात समझ में आई? लेकिन एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कम स्ट्रॉन्ग है वो हम कैसे बता सकते हैं? या वही मैं कहूँ एक बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो हम कैसे बताएंगे? तो वो हम कैसे बताते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। हम एक एसिड या एक बेस की स्ट्रेंथ इस पैरामीटर से जज करते हैं कि वो पानी के अंदर कितने रिस्पेक्टिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिस्पेक्टिव आयंस मतलब एसिड हाइड्रोजन आयंस कितने प्रोड्यूस कर रहा है पानी के अंदर, और एक बेस हाइड्रोक्साइड आयंस कितने प्रोड्यूस कर रहा है पानी के अंदर। जितने ज़्यादा एक एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा और जितने ज़्यादा एक बेस हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा पानी के अंदर, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। आप समझे? एसिड की स्ट्रेंथ हमेशा देखी जाएगी कि वो कितने H प्लस आयंस पानी के अंदर दे रहा है। अगर ज़्यादा देगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर कम देगा तो एक वीक एसिड होगा। ठीक है। एक बेस की स्ट्रेंथ इससे नापी जाएगी कि कितने वो हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH माइनस आयंस दे रहा है पानी के अंदर। जितने ज़्यादा देगा उतना वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जितने कम देगा उतना वो बेस वीक होगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यही डेफिनेशन मैंने आप सभी के सामने लिखी है। स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड? अ स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन वाटर। बात समझ में आई? एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड के? HCl, H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, what are strong bases? They completely dissociate to produce OH माइनस आयंस इन वाटर। लिखना जरूरी है, ठीक है? पानी के अंदर ही डिसोसिएट करेंगे और जितने ज़्यादा आयंस देंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेस या एसिड होगा। ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस के यहाँ पे बच्चों एग्जांपल लिखे नहीं, आप लिख लीजिए। जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई? यानी NaOH, KOH। ये आप एग्जाम्पल्स अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है? पूछता है बोर्ड। ओके। अब वीक एसिड, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब पूछेगा बोर्ड, मार्क माई वर्ड्स, एंड पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। ठीक है। नाउ व्हाट आर वीक एसिड्स? जो कि पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, दैट इज दे प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। सिंपल डेफिनेशन है ना, आपने अंडरस्टैंडिंग से भी अब लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है वीक एसिड का? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है। एंड वीक बेस ऑल्सो पार्शियली डिसोसिएट, दैट इज दे गिव लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो? एक माइल्ड बेस हो गया जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे आप कॉमनली बुलाते हो, MgOH होल ट्वाइस। आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो वीक बेस के लिए। ठीक है। वीक एसिड का हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है। अब आपको क्लियर किया? अच्छा, अब और ये तो हमें पता लगे, ये तो कुछ फिक्स्ड एग्जांपल्स है ना। अब हमें कोई भी सोल्यूशन मिल जाए, हम उसकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे नापेंगे? दैट इज हाउ डू वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस? सो द आंसर इज बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चे? इट इज अ सब्सटेंस दैट शो, इट इज अ सोल्यूशन दैट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अब इसका मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ना अलग अलग तरह की कलर शो करता है, ऑब्वियसली सातों रंगों में से कोई एक कलर, लेकिन अलग अलग H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन पे। फॉर एग्जांपल अगर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर शो करता है। ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करता है वो सब। एंड H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन अगर बहुत कम है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ज़्यादातर ब्लू शेड्स में, वॉयलेट शेड्स में अपना कलर शो करता है। ठीक है। अच्छा, अब
जनरली हम क्या करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसनट्रेशन इन अ गिवन सोल्यूशन। एक जो आपके पास बीकर के अंदर सोल्यूशन है उसके अंदर कितनी H प्लस आयंस प्रेजेंट है, H प्लस आयंस की कितनी कंसनट्रेशन है, वो मेजर करता है पीएच स्केल। और पीएच स्केल एक हमें वैल्यू देता है, एक वैल्यू देता है। और वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पीएच स्केल? जैसे हम जो स्केल यूज़ करते हैं ना स्टेशनरी में, ऐसे एक पीएच स्केल होता है और उसमें भी वैल्यू की रेंज होती है, जिसकी लोएस्ट वैल्यू होती है 0। इस स्केल की, पीएच स्केल की लोएस्ट वैल्यू होती है 0 और हाईएस्ट वैल्यू होती है 14। क्या बात समझ में आई? तो कितने नंबर्स हुए पीएच स्केल पे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 0 से लेके 14 तक नंबर्स होंगे इस पीएच स्केल के अंदर। एंड ये अलग अलग नंबर अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस आयंस हमें बताता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बेसिकली मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ पीएच पेपर के बारे में। ये तो आपने सुना होगा ना पीएच पेपर। पीएच पेपर बेसिकली क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पेपर होता है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप करके रखते हैं ताकि वो उसका सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ले। यानी अ पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच पेपर, ठीक है। अब इस पीएच पेपर का क्या काम होएगा? आपके पास कोई भी सोल्यूशन है ना, आपने वो पीएच पेपर उस सोल्यूशन के अंदर डिप करना है, ठीक है। जैसे ही आप वो पीएच पेपर एक गिवन सोल्यूशन के अंदर डिप करोगे, पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। का कलर चेंज हो जाएगा बिकॉज पीएच पेपर आफ्टर ऑल यूनिवर्सल इंडिकेटर से मिलके बना ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर का तो काम ही है कलर अलग अलग शो करना, है ना। जो भी कलर आया उस पीएच पेपर के ऊपर, आप वो कलर मैच करोगे पीएच स्केल के कलर से। और जो कलर कॉरस्पॉन्ड करेगा पीएच स्केल के उस कलर से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी पीएच स्केल पे, जो कि 0 से लेके 14 तक है, वो हमें नंबर पता लग जाएगा, ठीक है। इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, पूरी एक डिब्बी आती है, उसके अंदर पीएच पेपर होता है, पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल के ऊपर कलर्स बने होते हैं कि अलग अलग कलर पे कौन सी वैल्यू शो होएगी। आपको बात समझ में आई? एंड उस मतलब फिर हम जब पीएच पेपर पे जब हम ऐसे टेस्ट करते हैं और पीएच पेपर कोई कलर आता है ना, फिर वो हम कलर मैच करते हैं और पीएच स्केल के कलर्स जो प्रोवाइडर होते हैं उनके साथ, और जो उस पीएच स्केल के कलर्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो हम नोट कर लेते हैं। और वो हमेशा 0 से लेकर 14 के बीच में ही, यहाँ 0 14 को इंक्लूड करके कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने बताया ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन सभी नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। अब वो कैसे होएगा मैं आपको अब वो समझाता हूँ, अब आपको और क्लैरिटी आएगी। 0 नंबर क्या इंडिकेट करता है बच्चों? 0 नंबर ये इंडिकेट करता है कि जो गिवन सोल्यूशन इट इज हाईली एसिडिक, हाईली 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 एसिडिक। 14 नंबर क्या इंडिकेट करता है? दैट द गिवन सोल्यूशन इज हाईली बेसिक। बात समझ में आई? हाईली बेसिक। अब हाईली एसिडिक का मतलब क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब हाईली बेसिक का मतलब क्या होता है? वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, है ना। लेकिन पीएच पेपर तो सिर्फ, पीएच स्केल तो सिर्फ H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को आपको बता रहा है। तो आप अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस को ऐसे भी तो बोल सकते हो कि उसके अंदर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है। समझ रहे हो? एक स्ट्रॉन्ग बेस को आप ऐसे डिफाइन करते हो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस है, ठीक है। लेकिन आप ऑल्टरनेटिवली ये वाली डेफिनेशन भी तो दे सकते हो ना कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर काफ़ी कम H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है। यही वाली डेफिनेशन हमने रखनी है, बिकॉज एक पीएच पेपर हमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बताता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हाईली एसिडिक है, तो उसके अंदर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। और एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी हाईली बेसिक है वो, तो उसके अंदर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी। क्या बात समझ में आई? ये पॉइंट आपको क्लियर है अभी? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि एज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, आप बताओ H प्लस आयंस कंसंट्रेशन अगर बढ़ जा रही है तो वो सोल्यूशन कैसा है? वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक बनता चला जाएगा जैसे जैसे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी एक सोल्यूशन के अंदर, है ना। और उसी दौरान पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब ये कम होती चली जाएगी, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो बच्चों, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, इसका मतलब वो एक एसिडिक सोल्यूशन है।
एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच पेपर पे जो वैल्यू आई है इट इज़ लेस देन 7, दैट इज़ अगर 0 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स में से कोई भी वैल्यू है, मतलब वो गिवन सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है। क्या बात समझ में आई? अगर आपके पास जो गिवन सोल्यूशन है उसकी पीएच पेपर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 आई, यानी 8 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब वो गिवन सोल्यूशन एक बेसिक सोल्यूशन है। अगर आपकी गिवन सोल्यूशन की वैल्यू 7 आई तो 7 का मतलब है वो गिवन सोल्यूशन इज न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल का मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जितने H प्लस आयन्स है ना न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर, उतने ही OH माइनस आयन्स भी हैं, इक्वल होते हैं आयन्स। एसिडिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर, देखो अब ये भी मैं पॉइंट आपको बता दूं इससे पहले मैं भूल जाऊं, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के अंदर, अब ये नहीं एसिडिक सोल्यूशन का मतलब ये नहीं सिर्फ H प्लस आयन्स है, नो 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 नो, OH माइनस आयन्स भी होते हैं एक एसिडिक सोल्यूशन में। लेकिन द थिंग इज एक एसिडिक सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू OH माइनस आयन्स। समझे? एक बेसिक सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि भी OH माइनस आयन्स ही हैं जी, नो, H प्लस आयन्स भी हैं एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर। लेकिन द थिंग इज एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और वही कंसंट्रेशन तो उसको बेसिक सोल्यूशन बनाती है। आपको बात समझ में आई? तो ये नहीं, आप अगर आपको कोई पूछे, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी इतना नहीं इसको एलैबोरेट करता, वहां पे आपको याद दिलाऊंगा, रिवीजन हो जाएगी। चलो ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एक एसिडिक सोल्यूशन है, अगर pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो वो एक बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन अभी मैंने ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का, एसिडिक सोल्यूशन का, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सोल्यूशन का। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे जैसे pH वैल्यू लेस देन 7 यानी डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी 6 फिर 5 फिर 4 3 2 1 0, वैसे वैसे सोल्यूशन एसिडिक बनता चला जाएगा। यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसका pH वैल्यू 0 है वो हाईली एसिडिक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका pH वैल्यू 6 है तो वो भी एसिडिक सोल्यूशन है लेकिन वो वीक एसिड है। बात समझ में आई? आपके पास दो सोल्यूशंस है, एक का pH वैल्यू 5 है, एक का pH वैल्यू 3 है, बताना जरा कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? जितना कम pH वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड ना, तो pH इज इक्वल्स टू 3 वाला सोल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा एज कंपेयर्ड टू द सोल्यूशन हैविंग द pH वैल्यू 5। सिमिलरली बेसिक सोल्यूशन में होता है, जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ता चला जाता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, यानी 8 9 10 11 12 13 14, 14 इज द हाईएस्ट बेसिक एंड 8 इज अ वीक बेस, है बेस ही लेकिन वीक बेस है। इट इज पार्शियली डिसोसिएटिंग टू गिव OH माइनस आयंस। बात समझ में आई? वीक बेस, अभी मैंने 4 डेफिनेशंस आपको बताई थी, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस वीक एसिड। ओके, अब आपके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज डिज़ाइन की है, चलो जल्दी से सॉल्व करो मेरे साथ ही। एज pH वैल्यू गोज फ्रॉम 7 to 0, यानी डिक्रीज हो रही है वैल्यू, 7 देन 6 देन 5 4 3 2 1 0, विच स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग? बताना जरा, एसिडिक या बेसिक? द आंसर इज एसिडिक, वेरी गुड। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना मतलब कौन सी आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है? अगर एक सोल्यूशन पावरफुल एसिड बनता चला जा रहा है तो कौन से आयन ज्यादा हो रहे हैं? H प्लस आयन्स, H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एज pH वैल्यू गोज फ्रॉम 7 to 14, विच स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग? एसिडिक और बेसिक? बताओ जल्दी से। बेसिक, वेरी गुड बच्चों, बेसिक। बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ना मतलब कौन सी आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है? OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वेरी गुड। जैसे जैसे एक सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ते चले जाएंगे, तब हाइड्रोक्साइड आयंस ही तो उस सोल्यूशन को बेसिक बना रहे हैं ना। ठीक है, एंड यहीं पे एक और क्वेश्चन है, विच आयन कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग? अगर OH माइंस की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है तो दूसरे वाली आयन कौन सा है? H प्लस आयंस, तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी। ठीक है, तो इस वाले ब्लैंक का आंसर है H प्लस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक, अब हाँ मैं एक और चीज़ ये जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ही पीएच पेपर को आप इन सॉल्यूशंस में डिप करोगे, पीएच पेपर अलग अलग तरह का कलर शो करेगा, क्योंकि पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर से मिलके बना है ना, और यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग H+ आयंस की कंसंट्रेशन पे, है ना, याद है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन सॉल्यूशंस गिवन है, चलिए देखते हैं इसमें पीएच पेपर का कलर कौन सा आएगा और कॉरस्पॉन्डिंग इस कलर की वैल्यू कौन सी बनती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसलिए इसका पीएच वैल्यू है 1.2। आपको याद भी रखनी है, कलर भी पता होने चाहिए। पीएच पेपर कौन सा कलर दे रहा है, रेड। रेड का मतलब क्या, एसिड है। ये भी मैं आपको बता दूं, पीएच पेपर में अगर वो ज़्यादातर रेडिश टोन में जाएगा मतलब एक एसिडिक सोल्यूशन होने वाला है। पीएच पेपर जितना ब्लूइश टोन में जाएगा मतलब वो एक बेसिक सोल्यूशन होने वाला है। एंड पीएच पेपर जितना ग्रीनिश टोन में जाएगा मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लेमन जूस, नींबू का रस, उसका पीएच वैल्यू क्या होती है, 2.2। देखो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिट्रिक एसिड होता है ना लेमन के अंदर, और इसके अंदर पीएच पेपर कौन सा कलर देता है, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, प्योर वाटर, इसका पीएच वैल्यू होती है 7.4। अभी मैंने आपको बताया जिस भी सब्सटेंस की भी पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। और बच्चे ये गांठ बांध लो, बोर्ड में बहुत बारी पूछा गया है, न्यूट्रल सोल्यूशन में अगर पीएच पेपर को डिप किया जाता है तो पीएच पेपर का कलर क्या बन जाता है, ग्रीन। ग्रीन बच्चों, ग्रीन। ठीक है, सिमिलरली ब्लड इज ऑल्सो न्यूट्रल, उसका भी पीएच वैल्यू 7.4 के आसपास होता है। एंड उसका जो अगर पीएच पेपर को ब्लड में डिप करोगे तो पीएच पेपर का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, pH is 10 and the pH paper color is blue. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू इज 14 एंड pH पेपर का कलर इज वॉयलेट। क्या बात समझ में आई, तो ये आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में हम पीएच को मतलब पीएच लेवल्स को कैसे डिटरमाइन या मेजर हमें हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीएच इज, अच्छा हाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, पीएच में पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर इन जर्मन। ठीक है, एंड एच स्टैंड्स फॉर H+ आयंस, इसीलिए पीएच स्केल मेजर्स द पावर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। फर्स्ट एप्लीकेशन इज, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो ये मैं पहले बता दूं, फर्स्ट पॉइंट, आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये रेंज आपको याद होनी चाहिए, 7 to 7.8। ठीक है, न्यूट्रल रेंज है बेसिकली ये, और ये बोर्ड्स ने पिछले सालों में पूछी हुई है एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ये डेटा आपको बाय हार्ट याद करना है। इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ऑब्वियसली पीएच हैज डिक्रीज्ड, नो, तो एसिडिक हो जाएगा पानी एंड दैट्स कॉल्ड एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन वाटर रिवर्स के अंदर फ्लो करता है तो रिवर वाटर का भी पीएच धड़ाधड़ गिरा देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सर्वाइवल ऑफ फिशेस बिकम डिफिकल्ट। वेरी इजी एप्लीकेशन इट वाज। इसमें से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनते हैं, बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8, द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, यही हमेशा सालों से पूछता आ रहा है बोर्ड। एक बेसिक सॉइल, जब बेसिकली द थिंग इज कि सॉइल के अंदर जो प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं उन्हें पर्टिकुलर न्यूट्रल मीडियम चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो अगर एक सॉइल है आपके पास, वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, तो आप ऐसा क्या चीज़ बाहर से ऐड करोगे कि वो मतलब ठीक हो जाए, प्लांट उसमें ग्रो हो सके। हमें अभी मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ हमें न्यूट्रल बनानी है, तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक एसिडिक चीज़ डालनी पड़ेगी। दैट इज़ आप ऐसे तो एसिड नहीं ना डाल सकते, तो आप ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हो। ऑर्गेनिक मैटर जैसे हो गया, मैटर हो गया जैसे यूरिया, आप यूरिया डाल देते हो सॉइल के अंदर। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। अच्छा, एक ऐसी सॉइल है जो कि हाईली एसिडिक है, तो उसके अंदर आप क्या डालोगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, आप एक बेसिक सब्सटेंस डालोगे, जैसे कि स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका साइंटिफिक नेम होता है, मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा। और क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, CaO। ठीक है, तो आप ये चीज़ें डाल सकते हो, यही पूछी हुई है बोर्ड्स ने बहुत बारी। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पीएच ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ध्यान से देखो, आपको पता है स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाए रखता है। लेकिन जब हम खाना ओवर ईटिंग कर लेते हैं तब इंडाइजेशन हो जाती है ना, तब स्टमक उस ओवर ईटिंग जो खाना खाए उसको फर्दर डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एसिड गलती से प्रोड्यूस कर देता है। एंड वो ज़्यादा एक्सेस ऑफ एसिड जो प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक के अंदर, इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। बात समझ में आई? दस उस एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज अगेन हमें करना पड़ेगा, तभी तो हमें राहत मिलेगी एसिडिटी से, है ना। और उसके लिए हम बेसिस, माइल्ड बेसिस इनटेक करते हैं, हम पीते हैं, जैसे कि हो गया हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटासिड। एंटासिड का नाम से ही पता लग रहा है ऐसे सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया what are antacid? It neutralizes the excess acid produced in the stomach. Milk of magnesia is the example. ये पता होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब पता होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली इसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है बस, जब हनी भी काट जाती है बच्चों तो वो एक एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑब्वियसली अब उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ बेस रब करना पड़ेगा ना, जहाँ पे काटा हुआ है उस एरिया के ऊपर। इसलिए हम बेकिंग, आपने देखा होगा बड़े लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा रब करते हैं फटाफट से, ताकि वो एसिड का जो हनी बी ने इंजेक्ट कर दिया है वो ख़त्म हो जाए, उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज तो हो, कम से कम थोड़ी राहत मिले, रिलीफ मिले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, टूथ डिके, पीएच चेंज कॉजिंग टूथ डिके। अब टूथ डिके कब हो जाता है? जब दांत सड़ नहीं जाते। दिस टूथ डिके बिगेन्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। ये फिगर भी आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ टूथ डिके का। बच्चों, जो टूथ इनामल होता है ना, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी बिकॉज इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट? इट इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, बोर्ड ने पूछा हुआ है। एंड दिस मेक्स एनेमल द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन बेशक ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ये भी करोड होना शुरू हो जाता है जब हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम होने लग जाता है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? जैसे ही बच्चों हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है ना, तब क्या होता है? देखो, हमारे माउथ के अंदर नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब मीडियम हमारे माउथ का 5.5 से कम होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो शुगर, नहीं आई एम सॉरी, ये नहीं होता। बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, वो जब शुगर और फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ के अंदर रह जाते हैं, कहते हैं ना ब्रश करो ब्रश करो, जब हम ब्रश नहीं करते तो शुगर और फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर रह जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करते हैं, यानी उन शुगर एंड फूड पार्टिकल्स को वो डिग्रेड करते हैं। एंड जैसी वो डिग्रेडेशन होती है, इट प्रोड्यूस एसिड्स ऑन आवर टीथ, और यही एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर taking the pH of the mouth less than 5.5. ऑब्वियसली pH इज लेस देन 5.5 मतलब एसिडिक हो गया ना, मीडियम। अच्छा, तो इसकी रेमेडी क्या है? ब्रश योर टीथ विद टूथपेस्ट। वाई? बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, आप जैसे करोगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं ना डॉक्टर्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस। तो आगे से सारे बच्चों ने ब्रश करना है, ताकि आपके माउथ का pH लेवल 5.5 से कम ना हो और टूथ डिके ना हो, दांत ना सड़े, रूट कनाल ना हो। ठीक है, इसलिए ब्रश योर टीथ, वेरी इंपॉर्टेंट, विद टूथपेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइनली अब इस लेक्चर को एंड करेंगे विद दिस टेबल, और इस टेबल से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में। आपको ये नेचुरल सोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है नेचुरल सोर्सेज के अंदर कौन सा नेचुरली अकरिंग एसिड है। ठीक है, तो विनेगर जो आप चाउमिन में डालते हो उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। ठीक है, ऑरेंज यानी संतरे के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जनरली उन सब्सटेंसेस में होता है जो खट्टे होते हैं। ठीक है, ऑरेंज खट्टा होता है ना। नेक्स्ट, टैमरिंड। टैमरिंड के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम इसी से रिलेटेड है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, सार मिल्क, खट्टा मिल्क, या आप कहो कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड।
कौन सा, सिट्रिक एसिड, ठीक है। अगेन लेमन भी खट्टा होता है जैसे ऑरेंज खट्टा होता है, तो ऑरेंज और लेमन दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट, एंट स्टिंग, यानी जब एक चींटी काट जाती है तो वो कौन सा एसिड इंजेक्ट कर देती है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। एंड लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, नेटल लीव्स। पता है प्लांट भी जब हमें टच कर जाते हैं वो भी हमारे अंदर एसिड छोड़ देते हैं, जैसे कि नेटल प्लांट, नेटल प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो जब स्टिंग कर जाते हैं ना तो इट प्रोड्यूसेस मिथेनोइक एसिड इन आवर बॉडी, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। विद दिस वी कंप्लीट एसिड्स एंड बेसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट से शुरू करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नोट्स अपने बनाना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन इनफ है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स।